जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि हमने आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाया था, उसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग से भी क्वेश्चन आपके आ रहे थे। यानी जैसे लेटर वाला क्वेश्चन वगैरह जो मैंने आपको दिखाया था, तो वो सब यहीं नोट राइटिंग से वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों के जो क्वेश्चन बैंक है, मैंने जब उसको देखा तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही चैप्टर आपको इसमें दिया गया है और एक एक चैप्टर में 20-20 क्वेश्चन है। तो क्यों ना इसको भी रिवीजन कर लिया जाए। अगर आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं तो 2-3 नंबर आपके फ्री का मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए और आने वाले क्लास 12 के एग्ज़ाम के लिए बढ़िया तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बात और, जो लोग इस वीडियोस के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वो अपना नाम और अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए क्या है पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपको बोला गया है नोट्स शुड बी। अब ये जो नोट्स होते हैं ना, वो कैसा होना चाहिए आपको बताना है। शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, इलॉजिकल होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट होना चाहिए, है ना। छोटा भी होना चाहिए और सहज भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपसे कि गुड नोट्स शुड कंटेन। जो गुड नोट्स होते हैं, है ना, जो अच्छे नोट्स होते हैं उनमें क्या बातें होनी चाहिए। ठीक है, तो उनमें जो बातें होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, उनमें क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेटिव बातें होनी चाहिए, उनमें जानकारी की एक सूची होनी चाहिए। रिटेन इन फ्रेसेस, ठीक है, वाक्यांशों में लिखा हुआ होना चाहिए। लॉजिकली डिवाइड इन हेडिंग एंड सब हेडिंग, है ना, तर्क के साथ जो है उसको हेडिंग और सब हेडिंग में डिवाइड होना चाहिए। शीर्षक और उपशीर्षक में वो बटा होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है, बताइए नोट्स शुड नॉट एग्जिस्ट डैश ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, कहने का इसका तात्पर्य है नोट्स जो होता है वो पैराग्राफ से डैश नहीं होना चाहिए। कितने बड़ा नहीं होना चाहिए? 1/3 नहीं होना चाहिए, 1/4 नहीं होना चाहिए, 1/2 नहीं होना चाहिए, या फुल, उससे फुल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/3, है ना। नोट्स जो होता है शुड नॉट एग्जिस्ट करना चाहिए, उसका 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। इसमें कह रहा है कि वर्ड्स लाइक डैश शुड बी अवॉइडेड वाइल मेकिंग नोट्स। ठीक है, कह रहा है आपसे नोट्स बनाते समय जैसे शब्दों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। किन जैसे शब्दों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए? तो एंड से बचना चाहिए, नॉट ओनली से बचना चाहिए, सच डैट से बचना चाहिए, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। इन तीनों से बचना चाहिए। ठीक है, चलिए नोट्स हेल्प इन। नोट्स जो है वो हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, किस में मदद करता है, वो आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका एडिंग क्विक रिवीजन में। क्विक, जो आप कुछ रिवीजन कर रहे हो, क्विक रिवीजन, उसमें आपका हेल्प करेगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट, मतलब कि कोई भी जो कंटेंट है आपका उसको अच्छे से समझने में, बेहतर विषय वस्तु को समझने में। की पॉइंट्स मेक द कंटेंट इजिली रीडेबल, यानी कि होता क्या है ना, मुख्य बिंदु सामग्री को आसानी से पढ़ने योग्य बनाता है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है वाइल राइटिंग ए नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड। ठीक है, कहने का तात्पर्य नोट लिखते समय निम्नलिखित में से हम लोग किसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो किसका नहीं करते हैं आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका आर्टिकल का। किसका नहीं करेंगे? आर्टिकल का नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। इसमें कह रहा है नोट्स शुड नॉट बी। ठीक है, कहने का तात्पर्य है इसका नोटों को एक क्या होना चाहिए? नोट्स जो होता है क्या, नोट्स शुड नॉट बी नहीं होना चाहिए क्या? एब्रीवेटेड, शॉर्ट, नैरेटिव, इंफॉर्मेटिव। तो क्या नहीं होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा इसका नैरेटिव। क्या हो जाएगा? नैरेटिव। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका मतलब नहीं समझे? नैरेटिव नहीं होना चाहिए। नैरेटिव का मतलब हो जाए अपने से बना करके घुसा देते हैं 2-4 लाइन अपने से। ठीक है, वो सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। कह रहा है कि वाइल राइटिंग ए नोट विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड। ठीक है, नोट लिखते समय निम्न में से किसका प्रयोग किया गया या फिर किया जाता है, आपको बताना है। हेडिंग, सब हेडिंग, एब्रिएशन, ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल को देखते हैं। इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटेन ओनली इन। ठीक है, अब ये नोट्स मेकिंग होता है वो आपको बतानी है। नोट्स बनाने में नोट्स केवल जो है किस तरह से हम लोग लिखते हैं, सेंटेंस में, फ्रेसेस में, नाउन में, या फिर
क्लाउज की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, बताइए। सही जवाब हो जाएगा फ्रेसेस, है ना, फ्रेसेस में इस्तेमाल करते हैं। आइए, वाइल प्रिपेयरिंग नोट्स विच इज़ नेवर यूज्ड, नोट्स तैयार करते समय जो कभी भी उपयोग नहीं करना है, क्या, बताइए। सही जवाब हो जाएगा कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस का कभी भी यूज़ नहीं करना है, उसको शॉर्ट करना है, ठीक है। तो फिर नोट्स में फिर अंतर क्या होगा अगर आप पूरा का पूरा सेंटेंस ही उठा के दे रहे हो तो। सिम्बॉल्स आर फ्रीली यूज्ड, सिम्बॉल्स जो है फ्रीली यूज्ड होता है कहाँ पे, बताइए। सिम्बॉल्स का फ्रीली यूज्ड होता है कहाँ पे, नोट मेकिंग में। किस में होता है, न्यू नोट मेकिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इन नोट मेकिंग डैश आर ओमिटेड, इन नोट मेकिंग डैश आर ओमिटेड, मतलब नोट बनाने में डैश छोड़ दिए जाते हैं, मतलब कि किसको हम लोग छोड़ते हैं नोट बनाने के दौरान, तो प्रीपोजिशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। इन नोट मेकिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी डिवाइडेड, ठीक है। नोट बनाते समय जो है जानकारी को विभाजित किया जाता है, सेंसिबली तरीके से, लॉजिकली या फिर मैनुअली, किस तरह से हम लोग उसको विभाजित करते हैं आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा लॉजिकली उसको विभाजित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। इन नोट मेकिंग नोट्स आर नोट रिटिन इन, नोट्स बनाने के दौरान नोट्स को नहीं लिखा जाता है, किस तरह से, फ्रेसेस, एडम्स, सेंटेंस या फिर पॉइंट्स में। तो आप लोग को पता है कि कभी भी हम लोग नोट्स बनाएंगे तो फुल सेंटेंस कभी लिखेंगे ही नहीं, ठीक है, सेंटेंस में नहीं लिखेंगे। नोट्स शुड बी इन डैश मैनर्स, नोट्स शिष्टाचार पूर्वक डैश होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, है ना, सिक्वेंशियल, सेंसिबल, लेजिबल एंड क्लियर एंड ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सब पॉइंट जो है यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। आइए, एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन डैश, कहने का तात्पर्य ये जो एब्रिएशन होता है जिसको हम लोग हिंदी में संक्षेपण बोलते हैं, इसका प्रयोग हम लोग फ्रीली स्वतंत्र रूप से किस में करते हैं, नोट मेकिंग में, लेटर राइटिंग में, आर्टिकल राइटिंग में या फिर नन। तो इसका जो हम लोग फ्री यूज़ करते हैं नोट मेकिंग में करते हैं, कहाँ करते हैं, नोट मेकिंग में करते हैं। अगला सवाल है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नोट बनाने में नहीं किया जाता है, किसका उपयोग नहीं किया जाता है, डेट का उपयोग हम लोग नहीं करते, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे, इसमें कह रहा है समरी इज ओवरव्यू ऑफ द, समरी, ध्यान से देखिएगा, जो समरी है सारांश का अवलोकन क्या कहलाता है, मुख्य पाठ कहलाता है, टिप्पणी होता है, क्वेश्चन होता है, नन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मेन टेक्स्ट। समरी इज ओवरव्यू ऑफ मेन टेक्स्ट, मेन टेक्स्ट होता है, मेन टेक्स्ट का समरी होता है, ठीक है। समरी शुड बी डैश ओरिजिनल टेक्स्ट, ठीक है। तो समरी जो होता है ना वो ओरिजिनल टेक्स्ट से क्या होना चाहिए, शॉर्टर देन होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है, उसी को तो समरी बोलते हैं ना। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए कह रहा है आपसे स्टेप इंक्लूडेड इन समरी राइटिंग इज, स्टेप इंक्लूडेड इन समरी राइटिंग इज, सारांश में जो शामिल चरण होते हैं वो कौन कौन से चरण होते हैं आपको बतानी है। रीड द टेक्स्ट एंड ब्रेक डाउन, पाठ को पढ़ना है और उसका विश्लेषण करना है। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट लाइंस, जो इंपॉर्टेंट लाइंस है उसको अंडरलाइन करेंगे। अवॉइड रिपीटिशन, एग्जाम्पल्स एंड डिटेल्स, ये सबको अवॉइड करना है, छोड़ना है। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 21 में, कह रहा है ए समरी शुड कंटेन, ए समरी शुड कंटेन, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो समरी होता है उसमें कौन सी बातें शामिल होनी चाहिए, हेडिंग, डेट, फ्रेसेस या फिर नन। तो राइट आंसर हो जाएगा ए हेडिंग, उसका एक हेडिंग देना होगा आपको। वन शुड नॉट इंसर्ट डैश इन ए समरी, ठीक है। तो ये सब जो है आपको कह रहा है कि किसी को भी अपने लेख में सारांश, किसी को भी, वन शुड नॉट इंसर्ट मतलब इन ए समरी, समरी में हम लोग किसको इंसर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ऑन ओपिनियन, कमेंट, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ऑन ओपिनियन, क्या आप अपना ओपिनियन उसमें डालोगे, नहीं डाल सकते, ठीक है, मतलब अपनी राय तो आप देना ही नहीं। कमेंट्स, कोई भी टिप्पणी आप नहीं कर सकते खुद से, है। इंटरप्रिटेशंस का मतलब होता है व्याख्याएं, मतलब अब उसको अगर व्याख्या करने में बैठ जाओगे ना तो फिर तो वो लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है, आप ये भी नहीं कर सकते। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए फाइनली आप लोगों का वो वाला टॉपिक खत्म हो गया, ये दूसरा टॉपिक है लेटर राइटिंग से, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों को पूरा वॉच करना है। ए लेटर स्टार्ट विथ, लेटर जो आप लोगों का स्टार्ट होता है किससे स्टार्ट होता है, तो राइट ए एड्रेस एंड डेट ऑफ राइटिंग द लेटर, है ना। यानी कि एक एड्रेस और डेट से आप लोगों का लेटर स्टार्ट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, द राइटर एड्रेस एंड डेट ऑफ राइटिंग ऑफ लेटर इज नोन एज, ठीक है। इसके कहने का मतलब लेखक का जो पता होता है और पत्र जो होता है और लिखने का जो तारीख को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में हम लोग उसको जानते हैं, तो हेडिंग के रूप में जानते हैं। इसको किस रूप में जानते हैं, हेडिंग के रूप में जानते हैं। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द राइटर एड्रेस एंड डेट ऑफ राइटिंग द लेटर, ठीक है। कहने का तात्पर्य है इसका कि लेखक का पता और पत्र लिखने का जो तारीख का स्थान कहाँ पर है, कहाँ पर ये लिखा जाता है, ये बताना है। तो ऐदर ऑन द राइट और लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज, या तो आप राइट कॉर्नर पे भी लिख सकते हैं या तो आप लेफ्ट कॉर्नर के पेज पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि द राइटर्स एड्रेस इज फॉलोड बाय, ठीक है। इसका तात्पर्य है कि जो लेखक का पता किसके बाद आता है ये बताना है, ठीक है, किसके बाद आता है। तो ये होता है आपका डेट ऑफ राइटिंग द लेटर, डेट के बाद, ठीक है, डेट ऑफ राइटिंग द लेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें कह रहा है आपसे कि व्हाट फॉलोज द हेडिंग ऑफ ए लेटर, व्हाट फॉलोज द हेडिंग ऑफ द लेटर। जो आप लेटर लिखते हो ना, तो उसका जो आप हेडिंग लिखते हो, जो उसका शीर्षक होता है, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका कॉर्टेस ग्रीटिंग, है ना, कॉर्टियस ग्रीटिंग। इसको बोलते हैं हम लोग विनम्र अभिवादन, है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। डियर फादर, माय डियर मदर, डियर सर, और एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये, ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल है। ये सब एग्जाम्पल क्या है, कॉर्टियस ग्रीटिंग का। यानी कि शुरू में ना मतलब कि प्यारा सा वर्ड जो लिखते हैं ना डियर करके, उसी के बारे में आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कॉर्टियस ग्रीटिंग इज़ आल्सो नोन एज, तो इसको जो है जो किस नाम से भी जाना जाता है वो आपको बताना है। तो इसको हम लोग सैल्यूएशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये सब सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। द बॉडी ऑफ द लेटर फॉलोज द बॉडी ऑफ द लेटर फॉलोज द, पत्र का जो मुख्य भाग होता है, द बॉडी ऑफ द लेटर, समझ रहे हो ना, वो क्या है, द हेडिंग है, कॉर्टियस ग्रीटिंग है, कॉर्टियस लीव टेकिंग है, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो हम लोग ग्रीटिंग करेंगे ना, डियर सर, डियर मैम, ये सब, तो ये मतलब मेन पार्ट होता है इसका, द बॉडी ऑफ द लेटर होता है इसका, लेटर का पूरा बॉडी होता है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। द बॉडी ऑफ द लेटर इज़ आल्सो नोन एज, तो इसको और किस नाम से भी जानते हैं हम लोग, वो आपसे पूछ लिया है कि इसको और हम लोग द कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। द कम्युनिकेशन किस नाम से जानते हैं, द कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट फॉलोज द बॉडी ऑफ द लेटर, व्हाट फॉलोज द बॉडी ऑफ द लेटर, इसमें कह रहा है आपसे कि बताइए पत्र का जो मुख्य भाग में क्या लिखा होता है, बॉडी ऑफ द लेटर में क्या होता है, तो वही कॉर्टियस लीव टेकिंग, है ना, टॉकिंग होगा, टॉकिंग। तो यहाँ पर इसका कहने का तात्पर्य जो विनम्र जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, विनम्र विदाई भी इसको बोलते हैं, ठीक है, ये भी होता है। नेक्स्ट आते हैं योर सिंसियरली, योर फेथफुल्ली, योर सिंसियर फ्रेंड और एग्जाम्पल ऑफ। ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो हम लोग ये सब लिख करके क्या होते हैं, लीव लेते हैं, वहाँ से विदाई लेते हैं, वहाँ पर क्या लेते हैं, लीव लेते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। ये जो कॉर्टियस जो होता है ना, वो आप जो विनर जो करके जो बोलते हैं, तो दो तरह का होता है, एक तो आपको स्टार्टिंग में की है, एक आपका लास्ट में होता है। तो सिंसियरली, योर फेथफुल्ली, या फिर योर सिंसियर फ्रेंड्स आर एग्जाम्पल ऑफ, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो लिविंग वाला हो जाएगा, ठीक है, आप उससे क्या ले रहे हैं, विदाई ले रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द सिग्नेचर, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। इसमें कह रहा है कि द सिग्नेचर इज, द सिग्नेचर क्या है, तो सिग्नेचर जो होता है वो द नेम ऑफ द राइटर, राइटर जो लिखने वाला होता है उसी का सिग्नेचर होता है, ठीक है, वो एक तरह का उसका नेम ही होता है राइटर का,
यहाँ पे कह रहा है कॉर्टियस लीव टॉकिंग्स इज आल्सो नोन एज, जब आप उसको छोड़ते हो ना उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पर ये लीव टॉकिंग में क्या होगा ये आपको बतानी है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, द सबस्क्रिप्ट। द सबस्क्रिप्ट क्या बोलते हैं इसको, द सबस्क्रिप्ट, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अच्छा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में, द लैंग्वेज यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द लेटर शुड बी। तो द लैंग्वेज यूज्ड, किस लैंग्वेज का हम लोग यूज़ करते हैं बॉडी ऑफ द लेटर में, ठीक है। पत्र के जो मुख्य भाग होता है तो प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भाषा होनी चाहिए वो सिंपल एंड डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई भी घुमा फिराव नहीं होना चाहिए। ऑल बिजनेस लेटर आर क्या होता है, जितने भी बिजनेस लेटर होते हैं ये सब क्या होते हैं, ये सब फॉर्मल लेटर होते हैं। क्या होते हैं, फॉर्मल लेटर होते हैं, याद रखिएगा। वेयर इज़ द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट इन ए फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर में जो सब्जेक्ट का स्थान कहाँ पर है आपको बताना है, उसका पोजीशन कहाँ पे होता है, तो एबव द सैल्यूएशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में, लेटर्स टू न्यूज़ पेपर मस्ट बी एड्रेस्ड टू द, ठीक है, लेटर टू न्यूज़ पेपर मस्ट बी एड्रेस्ड टू द, यानी समाचार पत्रों को पत्र निम्नलिखित को संबोधित होना चाहिए। किसको समाचार पत्र में, पत्र जो होता है समाचार पत्र को किसको आप संबोधित करोगे वो आपसे पूछा है, यानी कि किसको आप लिखोगे समाचार। लेटर टू न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर में आप कोई पत्र लिख रहे हो तो आप संबोधित किसको करोगे। जैसे हम लोग स्कूल में कोई पत्र लिखते हैं तो संबोधित टीचर को करते हैं, प्रिंसिपल को कर सकते हैं, क्लास टीचर को कर सकते हैं। वैसे ही आप जब न्यूज़ पेपर पर आप लिख रहे हो तो आप किसको संबोधित करोगे, तो हम लोग वहाँ पर संबोधित करेंगे एडिटर को, तो हम लोग लिखते हैं टू द एडिटर, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, विच ऑफ दिस मस्ट बी अवॉइडेड इन बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर में हमें क्या अवॉइडेड करना चाहिए, मस्ट बी अवॉइडेड करना चाहिए, क्या अवॉइडेड करना चाहिए वो आपसे पूछा है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एब्रीविएशंस, ठीक है, याद रखिएगा, इसको हम लोगों को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे, इसमें कह रहा है आपसे विच ऑफ दिस शुड नॉट बी प्रेजेंट इन ए बिजनेस लेटर, तो बिजनेस लेटर में क्या प्रेजेंट नहीं होता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिजनेस जार्गन, ठीक है। इसका मतलब होता है जार्गन का एक तरह का जो होता है ना शब्दों का जाल, तो बिजनेस शब्द जाल जो है ये नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट खुलकर बात होनी चाहिए वहाँ पर, ठीक है। ये सब बिजनेस लेटर शुड बी, बिजनेस लेटर होना चाहिए क्या आपको बतानी है, तो ये होना चाहिए आपका ट्रेस क्लियर टू बी द पॉइंट, ठीक है। ये एकदम क्या होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होना चाहिए, है ना, संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, और जो पॉइंट पे जो आपका जो बात है वो होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 21 में, देखिए कह रहा है आपसे कि ए लेटर अप्लाइंग फॉर एम्प्लॉयमेंट शुड कंटेन, तो लेटर जो होता है जो आप रोज़गार के लिए जैसे कि नौकरी वोकरी के लिए जो पत्र लिखा जाता है एम्प्लॉयमेंट, उसमें आपका क्या क्या होना चाहिए, तो ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन मेंशनिंग द एडवर्टाइजमेंट और वेदर राइटर इज़ अप्लाइंग ऑन हिज ऑन, ठीक है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। एक संक्षिप्त में विज्ञापन आलेख है या फिर लेखक स्वयं आवेदन कर रहा है या नहीं, इसके बारे में जानकारी हो। ए स्टेटमेंट ऑफ हिज एज एजुकेशन एक्सपीरियंस, आपका वहाँ पर आयु एजुकेशन इसका कुछ स्टेटमेंट होना चाहिए वहाँ पर। रेफरेंस होना चाहिए वहाँ पर, आपको रेफरेंस देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑल ऑफ द एबव आपका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बस इतना ही था आप लोगों के क्वेश्चन बैंक में जो मैंने आप लोगों को रिवीजन करवा दिया, लेकिन एग्ज़ाम में जो आपका आएगा हो सकता है इससे और भी आसान आपको पूछा जाए, जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा है। ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपसे मैच करेगा, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा। और आप लोग एक काम कीजिए कि मैंने ना एक व्हाट्सअप जो है आप लोगों का चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लोग जल्दी से जाकर उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ से आप लोगों को जो भी ज़रूरी नोट्स वगैरह होंगे वहाँ पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।